हेलो। 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 देखिए तो आवाज़ जा रही है ना एक बार। हेलो। 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 हाँ, ठीक है। देखिए आपका टीपीए में आपका कुछ बातें लिखवाई जा रही थी मेन मेन, जो आपका केवल प्री के लिए काम करेगी। और उसमें देखिए कौन सा सेक्शन चल रहा था, 6 चल रहा था ना। देखिए आपका 6A से अलग से भी आपका क्वेश्चन बनता है। और पहला आपका क्वेश्चन बताया गया कि टीपीए की किस धारा में उन संपत्तियों का उल्लेख है जिनका ट्रांसफर या अंतरण नहीं किया जा सकता। अगर ये क्वेश्चन बने तो आप बताइएगा सेक्शन 6 में। दूसरा जो क्वेश्चन इस पर प्री में बनता है वह ये बनता है कि कितने प्रकार की संपत्तियों का उल्लेख है। तो आपको गिनती भी लिखवाई गई और वह 10 प्रकार के यानी कि 10 प्रकार के। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है वह ये बनता है कि स्पेस सक्सेशन यानी कि प्रत्यक्ष वारिस। स्पेस सक्सेशन का एक बार अर्थ पूछा है तो लिखवा गया था कि नहीं अर्थ। स्पेस सक्सेशन का मतलब हुआ प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना। और ये डिटेल में बताया जाएगा। तो क्या स्पेस सक्सेशन को ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा नहीं किया जा सकता। और सेक्शन पूछे तो 6। और यहाँ क्लाज वाइज भी एक बार पूछा जाता है तो 6 का कौन सा क्लाज मारेंगे, ए। इसके बाद देखिए धारा 6 में जो आपका अंदर से भी क्वेश्चन बना है और वह जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा तभी संभव है बताना। इसके बाद आ जाइए सेक्शन 7। लिखिए भाई, सेक्शन 7 से भी लगातार क्वेश्चन बन रहा है। सेक्शन 7 लिखिए, अंतरण करने में सक्षम व्यक्ति। हेडिंग डाल लीजिए। तो अंतरण करने में सक्षम व्यक्ति या कॉम्पिटेंट पर्सन यानी कि कौन व्यक्ति वह सक्षम है जो संपत्ति का ट्रांसफर कर सकता है, इसका उल्लेख आपका सेक्शन 7 में किया गया है। तो सक्षम वह होगा जो मेजर हो यानी कि वयस्क हो। दूसरा जो स्वचित हो यानी कि आपका साउंड माइंड हो। और तीसरा आपका या तो वह उस संपत्ति का स्वामी हो या स्वामी नहीं है तो स्वामी द्वारा प्राधिकृत या अथराइज हो। यानी कि इसका मतलब और आपका किसी कानून द्वारा आपका अंतरण या संविदा करने के लिए अक्षम या डिस्क्वालीफाई या निरहित कहिए या अयोग्य न घोषित किया गया हो। यहाँ आपका बिहार में भी क्वेश्चन बना था, यूपी जे में भी क्वेश्चन बना है और 2-3 मॉडल याद रखना है आपका। अब ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संपत्ति का ट्रांसफर करने में कॉम्पिटेंट या सक्षम नहीं है। दे देगा आपका, कह सकते हैं कि वयस्क, अवयस्क, फिर दे देगा आपका विधिक व्यक्ति और इन आपका और विधिक व्यक्ति दे देगा। तो फिर याद रखिए जो अवयस्क हैं या अप्राप्त वय हैं या माइनर हैं वह संपत्ति के ट्रांसफर करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि माइनर द्वारा किया गया एग्रीमेंट मोहरी वीवी वर्ष धर्मोदास घोष के केस में
जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ ने ये बताया कि वाइड एब इनिशियो होगा, अर्थात प्रारंभतः शून्य होगा। लिखिए उसको भाई, पूरा वाक्य नहीं लिखवाया जा रहा, लिखिए। अवयस्क संपत्ति के अंतरण करने में सक्षम नहीं है। भाई मेन चीज ये लिखवाई जा रही है, बेरेक का भी आप सहारा लेंगे पढ़ते समय। लिखिए, अवयस्क संपत्ति का अंतरण करने में सक्षम नहीं है। इसी में केस याद कर लेना है, मोहरी बीबी वर्सेज धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी वर्सेज धर्मोदास घोष के वाद में प्रीवी काउंसिल ने यह निर्णय दिया कि अवयस्क द्वारा किया गया करार, यानी कि माइनर द्वारा किया गया एग्रीमेंट, अवयस्क द्वारा किया गया करार वाइड एब इनिशियो होगा, आरंभतः शून्य होगा। इंग्लिश वर्जन जरूर लिखिएगा, वाइड एब इनिशियो। ये BHULLM में पिछली बार पूछा गया था, इस बार तो शायद नहीं आया होगा। कि अवयस्क द्वारा किया गया करार क्या होता है? शून्य, शून्यकरणी, वैध और आरंभतः शून्य। तो क्या मार्क कराएंगे? आरंभतः शून्य। किस केस में कहा गया? मोहरी बीबी। जज का नाम भाई लिख लीजिए, जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ। एक बार UPJ में आया है जज का नाम, तो कौन है? जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ। अगला देखिए, धारा 7 से जो सिद्धांत बनता है, काफी अच्छा सिद्धांत बनता है। चूंकि वह व्यक्ति संपत्ति का ट्रांसफर कर सकता है जो स्वामी हो या स्वामी नहीं है तो स्वामी द्वारा प्राधिकृत हो। इसी में एक सिद्धांत पूछा जाता है भाई, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। लिखिए, धारा 7 में ही समाहित है। नेमो डेट, अभी बिहार जे में ही बना था ये। नेमो NEMO, नेमो डेट DAT, नेमो डेट क्यूड QUOD, क्यूड नॉन NON, नॉन हैबिट HABET। देखिए थोड़ा आवाज भर रहे हैं भाई आज, अब कोई उपाय, यानी कि एकदम स्पष्ट वाक्य नहीं निकल रहे हैं। थोड़ा शनिवार आते आते आज थोड़ा आवाज थोड़ा बहुत आपका भर आने लगती है। लिखिए आपका, यानी कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। पहला क्वेश्चन आया कि ये सिद्धांत TPA की किस धारा में समाहित हैं? तो आप बताएंगे सेक्शन 7। इसका हिंदी अर्थ हुआ, पहले समझ लीजिए एक लाइन, कि कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम स्वत्व का अंतरण नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को उतना ही हक दे सकता है जितना हक वह उस प्रॉपर्टी में रखता है। यानी कि इसका मतलब ही हुआ कि ये अगर स्वामी है तब ट्रांसफर करे, ये स्वामी नहीं है तो स्वामी द्वारा ऑथराइज है तब ट्रांसफर करे, और न तो ओनर है न ही ओनर द्वारा प्राधिकृत किया गया है तो उसे ट्रांसफर करने का हक नहीं होगा, क्योंकि वह सक्षम नहीं माना जाएगा। तो ये सिद्धांत किस धारा में है? 7। उसको लिखिए हिंदी में। हिंदी में दो तरीके से लिखिएगा। लिखिए आपका, कोई भी व्यक्ति उस हक से अधिक हक का
हेलो, एक बार आवाज़ चेक करिए तो। ओके, बहुत समस्या है ये भी। हेलो। हेलो। आ रहा है ना? देखिए भाई, बैटरी जैसे थोड़ा ये डाउन होती है तो लाइव क्लास में आवाज़ें नहीं जाती। यहाँ आवाज़ चल जाएगी 1 घंटा, लेकिन दिक्कत है कि लाइव क्लास में मैंने लाउड। तो सिस्टम देखिए, आज या सोमवार को भाई मंगा नया आपका किया जा रहा है, जो कान में लगा रहे और आपका तो नया खरीदा जाएगा सिस्टम, ताकि हाथ में लाउड स्पीकर पकड़ना ना पड़े, क्योंकि भाई भविष्य में और लंबे लंबे क्लास चलेंगे। हाँ भाई, एपीओ की वैकेंसी की जो सूचना है थोड़ा भी लेट होगा। मैंने आपका इस माह आने की संभावना थी, लेकिन इस माह न आकर चांस अगले माह तक है, जो मैंने पता चला है। तो ठीक ही है, थोड़ा समय अगर लगे तो भाई इतना दिन कोरोना काल में क्लास बंद था, तो भाई कोर्स थोड़ा खिंच जाता एक बार। तो उधर जब वैकेंसी आती तो लास्ट में 11-11 बजे से क्रैश कोर्स लगा दिया जाता। क्रैश कोर्स में ये है कि भाई केवल रिवीजन करवाया जाता है, ताकि किसी का आपका न रुके। और इस बार पूरा प्रयास किया जाएगा कि भाई सबका आपका कंपटीशन निकले। और भाई उत्तराखंड में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यूपी में तो मेहनत कर सकते हैं। तो आप लिखिए भाई, आपका लिखिए इसमें, कोई भी व्यक्ति उस हक से अधिक हक का अंतरण नहीं कर सकता, अंतरण नहीं कर सकता, जो वह रखता है, जो वह रखता है। दूसरी भाषा में इसको लिखिए, दूसरी भाषा में भी लिखना है। कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम स्वत्व का, मैंने वही बात दूसरी भाषा में हम लिखवा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम स्वत्व का अंतरण नहीं कर सकता, अंतरण नहीं कर सकता। भाई जब भी आपका क्वेश्चन आए, हिंदी न समझ में आए, तो आप एक बार इंग्लिश वर्जन मैक्सिम को देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि आपका शब्द हमेशा आयोग वाले घुमा दे रहे हैं। एक बार मैक्सिम जरूर देखिए। अब लिखिए लेकिन, इसी में लिखिए, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 35, 41 और 43, धारा 35, 41 और 43 इसका अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है। 3 धारा याद रखिएगा, कौन कौन? 35, 41, 43। अब बिहार का मॉडल इस बार वाला देखा जाए, कुछ अपना दिमाग लगा लेते हैं लोग। अब ये कहे लोग कि भाई सर तो 3 सेक्शन बताए थे और यही क्वेश्चन आया था, और ऑप्शन में आपका दिया था 2 सेक्शन, 41 और 43। और दो दो जब धाराएं दी गई हैं और ये कह रहे थे कि सर 3 धारा बताए हैं, तो जब तीनों धाराएं नहीं हैं तो हम मार कर आएंगे इनमें से कोई नहीं। और 2-4 लोग मार कर आए। फिर कहा गया कि आपका जब सर 3 बताए हैं तो 3 खोजिए, 3 न मिले तो 2 खोजिए, और 2 न मिले तो क्या करिए? 1 खोजिए, और जब वो भी ना मिले तब क्या मारिए? इनमें से कोई नहीं। फिर बताया गया, आप लोगों को ही बताया जा रहा है। अब उत्तराखंड का मॉडल देखिए, इनमें से कोई नहीं वाला ज्यादा उत्तराखंड बनता है। देखिए आपका उत्तराखंड ने ये बनाया कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट का अपवाद कौन सी धाराएं हैं, तो आपका दे दिया 41-42, तो 42 है नहीं। फिर 42-43, तो 42 है नहीं।
फिर आपका 43 44, तो 44 नहीं है 43 है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दो दो धाराओं का ग्रुप दिया और इनमें से कोई भी ऐसे ग्रुप नहीं है जो सभी अपवादों को कवर करता है, अतः इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन क्या होगा, सही। यानी कि पहले तीन 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 का देखे तो तीन धारा, तीन का ना मिले तो दो धारा, दो ना मिले तो और वो भी ना मिले तो इनमें से कोई नहीं। भाई अभी आपका बिहार जे में भी आया, मेंस में भी लगातार बनता है, बिहार में बन चुका है मेंस में, माने प्री में एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का पूरा चांस रहता है। इसको आप चाहें तो कोरिलेट कर सकते हैं और इसको कोरिलेट कर सकते हैं आप, और वह कोरिलेशन माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 27 लिख लीजिए, तो अलग से इसी में लिख लीजिए, कानून का नाम लिख लीजिएगा, जरूर कोरिलेट करते समय लिखे। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यानी कि हिंदी में माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा, माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 27 में 27 में यह सिद्धांत समाहित है, ये बिहार में काम करेगा, 5 क्वेश्चन आते हैं वहां काम करेगा आपका। यह सिद्धांत समाहित है। अगला लिखिए सेक्शन 8, अंतरण का प्रभाव या इफेक्ट या परिणाम, परिणाम भी कहा जाता है, अंतरण का प्रभाव या अंतरण का परिणाम या इफेक्ट, तो तुरंत एविडेंस में भी जोड़ लेंगे। जो तथ्य किसी घटना का प्रभाव या परिणाम बताते हैं वे तथ्य सेक्शन 7 एविडेंस में रेलेवेंट होंगे। जैसे गुत्थम गुत्थी, यानी कि आपका पैरों के जो बिखरे हुए निशान हैं, ये इस बात का प्रभाव है कि मृतक ने मरने से पहले विरोध किया होगा। तो किस धारा को जोड़ेंगे प्रभाव से, आपका एविडेंस की धारा 7। तो भाई प्रभाव क्या होगा, इसमें ज्यादा लिखना नहीं है, धारा 9 लिखिए। अब धारा 9 से भी क्वेश्चन बना है, यूपीजे में आ चुका है भाई। ओरल ट्रांसफर, मौखिक अंतरण, ओरल ट्रांसफर या मौखिक अंतरण। अब आपका क्वेश्चन देखिए, इसको डिटेल में तो भाई आपका आगे पढ़ाया जाएगा, और जहाँ जहाँ ट्रांसफर ओरल होगा सब एक जगह हम एकत्र करवाएंगे। लेकिन सेक्शन बेस जो क्वेश्चन बना है यूपीजे में, एक बार आपका ये पूछा गया है, ये कहा गया है कि किस धारा में यह प्रावधानित है कि जब तक कि अन्यथा, यानी कि अदरवाइज आपका मने प्रावधानित न हो, आपका जो संपत्ति का अंतरण होगा मौखिक हो सकेगा। तो एक लाइन का क्वेश्चन है प्री का, सेक्शन पूछा है तो कौन सा सेक्शन मारेंगे, 9। अब कब लिखित होगा कब मौखिक होगा, ये डिटेल में जब 1 2 3 दिन में शुरू होगी टेपीए तब आपका बताया जाएगा। अगला लिखिए भाई धारा 10 11 12, तीनों एक साथ लिखिए पहले। सेक्शन 10 11 12, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन प्री में बनता है। केस भी याद रखना है, किस राज्य में कौन सा केस बना है, तो धारा 10 11 12 के तहत आपका क्या होगा, तो आपका खूब पूछा जाता है। लिखिए पहले एक लाइन, शर्त शून्य होगी, यानी कि कंडीशन वाइड होगी, शर्त शून्य होगी किंतु अंतरण वैध होगा, शर्त शून्य होगी किंतु अंतरण वैध होगा,
पहला क्वेश्चन ये याद रखना है कि अगर कोई संपत्ति का ट्रांसफर है सेक्शन 10 में आ जाए, सेक्शन 11 में आ जाए और सेक्शन 12 में आ जाए, तो तीनों धारा पूछे या एक पूछे या दो पूछे तो आपका जवाब रहेगा, जब भी पूछे, चार भरमाने के लिए भी देता है तो आप एक ही लाइन याद रखिएगा। मैं बता दूं कि जो कंडीशन लगी होगी वह वाइड या शून्य होगी और अंतरण सही या वैलिड या वैध माना जाएगा, ये जरूर याद रखिए। अब धारा 10 लिखिए, लिखिए भाई धारा 10। धारा 10 पर आपका क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है धारा 10 पर, सेक्शन तो याद ही रखेंगे। केस उत्तराखंड ने बनाया है रोसर वर्सेज रोसर। केस लिखिए रोसर वर्सेज रोसर। आपका क्वेश्चन ये बना है कि उत्तराखंड में बना था भाई पिछली बार कि रोसर बनाम रोसर का केस टीपीए की किस धारा से संबंधित है, तो धारा 10 मार्क कराइएगा। कौन सी धारा? 10। अब धारा 11 लिखिए, इस पर भी केस बनता है टल्क बनाम मोक्से। देखिए लिख दे रहे भाई, टल्क, ट आधा ल क, टल्क, हलक न मार दीजिएगा, टल्क वर्सेज मोक, मो आधा क से, मोक्से। टल्क वर्सेज मोक्से का वाद किस धारा से संबंधित है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 11। अब आइए आपका जो क्वेश्चन इधर बनता है सेक्शन 13 से बनता है। आपका 13 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं और 13 से जो क्वेश्चन बने हैं वह आपका देखिए यूपी में कैसा क्वेश्चन बनाता है, एलएलएम में और तमाम जगहों पर बनाता है। हेडिंग डाल लीजिए भाई, 13 पर एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। लिखिए अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण, अजात व्यक्ति के फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए अंतरण। अब देखिए आपका पहला एक कॉन्सेप्ट बना लिया जाए, तब भाई देखिए कॉन्सेप्ट बना लिया जाए। सेक्शन 5 हम बताए थे, सेक्शन 5 ये कहता है कि जब भी ट्रांसफर होगा इंटरवाइवस होगा, यानी कि लिविंग पर्सन के बीच होगा, अर्थात इसका मतलब हुआ कि जीवित व्यक्तियों के बीच होगा। अर्थात अगर ए अपने मकान का अंतरण करता है, यानी कि बेचता है, दान करता है, जो भी हो, अंतरण करता है किसको? बी को, तो अंतरण के समय पर ए भी जिंदा हो और कौन जिंदा हो? बी। लेकिन अब बस ये है कि 5 का अपवाद मैं लगातार बता रहा हूँ, जहाँ की दूसरे पक्षकार का अस्तित्व में होना आवश्यक नहीं है। तो 3 अपवाद याद रखे, धारा 13, 14 और 16। तो इंटरवाइवस के एक्सेप्शन कौन कौन सी धाराएं हैं? 13, 14 और 16। तो हमें आपका क्या चलना है? 13। तो अजन्मे के फेवर में कराना है। तो आइए एक उदाहरण इसी पर सेट किया जाए। ये मान लीजिए एक व्यक्ति है जो चाहता है कि जो बी का पुत्र सी जन्म लेगा, अभी लिया नहीं है लेकिन क्या करेगा? भविष्य में लेगा, हम उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो सेक्शन 5 कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वह व्यक्ति ट्रांसफर के समय क्या हो? जीवित। लेकिन ए की इच्छा का सम्मान
सेक्शन 13 करता है और एक उपाय बताता है। और उपाय 13 ये बताती है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपकी इच्छा का सम्मान होगा। और तो कैसे कर सकते हैं, तो आप एक प्रायर इंटरेस्ट का सृजन करिए। प्रायर इंटरेस्ट मतलब कि पूर्विक हित का। तो देखिए इसी में हित सृजित करा दिया जाए इस उदाहरण में, यानी कि ए बी को संपत्ति ट्रांसफर कर दे, यानी कि कैसा हित दे दे, पूर्विक। कैसा हित, पूर्विक। और ये कह दे कि आपका ए बी को पूर्विक हित दिया, और ये लिख दिया अभिलेख में कि जब सी जन्म लेगा तो ये जो बी के पास प्रॉपर्टी हमने कैसा हित सृजित किया है, प्रायर या पूर्विक, ये प्रॉपर्टी जैसे ही सी जन्म लेगा किसके पास चली जाएगी, सी के पास। तो आपका यानी कि ए की इच्छा का सम्मान किया जाएगा, लेकिन ए को कैसा हित सृजित करना पड़ेगा, पूर्विक, यानी कि बीच में एक आदमी को देना पड़ेगा। अब बताइए जो बी को पूर्विक हित सृजित करके प्रॉपर्टी दी गई है, वह पूर्ण हित होगा कि सीमित हित? सीमित हित, यानी कि बी केवल संपत्ति को रखा है, और आपका बी का कर्तव्य है कि संपत्ति को सुरक्षित रखे, बेचे उचे न, क्योंकि वास्तव में वो संपत्ति कहाँ अब जानी है, सी के पास। तो बी को अधिकार नहीं है कि बेच दे, वो केवल एक न्यासी है। तो तुरंत उत्तराखंड ने सबसे अच्छा आपका उपाय बताया, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनाया कि आपका सबसे अच्छा मैंने बनाया कि किसी अजन्मे के पक्ष में संपत्ति का अंतरण करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया था, उसमें ट्रस्ट या न्यास दिया था। तो सबसे अच्छा तरीका ट्रस्ट या न्यास है। तो इसी उदाहरण में फिर आइए, ए अपनी संपत्ति का न्यास बनाए और बी को न्यासी बना दे, और ये बात विलेख में लिख दे कि जब अजन्मा सी जन्म लेगा तो ये जो न्यास की संपत्ति बी न्यास की संपत्ति है, और जिसका न्यासी हम बी को बनाए हैं, ये तत्काल किसको चली जाएगी, संपत्ति सी को, और न्यास समाप्त हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है क्या करने का, आपका कह सकते हैं कि ट्रस्ट बनाकर पूर्विक हित का क्या किया जाए, सृजन। पानी रख।
देखिए आपका इसमें जो आपका कंसेप्ट बनाना है एक तब लिखवा जाए 13 में, मैंने 2-2 मिनट बताते रह जाए केवल, ताकि भाई हल्का हल्का तो दिमाग में भी बैठे। इसमें ये देखना है कि मान लीजिए ए कहता है कि हम पूर्विक हित बी को दे रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका हमने क्या बताया, बी के पक्ष में ट्रस्ट, और ये लिख दिया कि जब अजन्मा सी जन्म लेगा तो उसको निहित हित या पूर्ण हित मिलेगा। लेकिन आपने ये कहा कि जब बी का पुत्र सी जन्म लेगा इसको भी माने पूर्विक हित मिलेगा, और सी का पुत्र जब कौन जन्म लेगा, डी, इसको हक मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कानून, फिर एक बार समझिए, एक संभावना तक आपका कुछ अनुज्ञा देता है कि आप अंतरण करिए, लेकिन दोहरी संभावना की अनुज्ञा नहीं देता। तो यहाँ दोहरी संभावना क्या है, पहली संभावना है कि सी जन्म ले न ले, यहाँ तक तो कानून सही है। लेकिन अब सी का जो बच्चा जन्म लेगा कौन, डी, उसको हम प्रॉपर्टी देंगे, तो कानून ये कहता है कि ये संभव नहीं है, और ऐसी दशा में आपका डी को प्रॉपर्टी आप नहीं दे सकते। यानी कि इसी को कहते हैं रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी, यानी कि दोहरी संभावना का विरोधी नियम। और यही क्वेश्चन बार बार यूपीजे में पूछा जाता है। केस याद रखना है, वीटी वर्सेज माइचल। लिखिए भाई इसको, ये हेडिंग डालिए ना, धारा 13, अजन्मे के पक्ष में आपका, अजन्मे के पक्ष में, अजन्मे नहीं, अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण। लिखिए एक लाइन, लिखिए अजन्मे को, अजात माने अजन्मा, अनबार्न, अजन्मे को संपत्ति का अंतरण सीधे नहीं किया जा सकता। अजन्मे को संपत्ति का अंतरण सीधे नहीं किया जा सकता। इसके लिए यह आवश्यक है कि, इसके लिए यह आवश्यक है कि पूर्विक हित का सृजन किया जाए। प्रायर इंटरेस्ट, पूर्विक हित का सृजन किया जाए। इसका ऐसे हित के सृजन का उत्तम उदाहरण न्यास है। इसी लाइन में समाहित करा दे रहा हूं, ऐसे हित माने पूर्विक हित, ऐसे हित के सृजन का उत्तम उदाहरण माने सबसे अच्छा उदाहरण हमने बताया, ये पूछा गया उत्तराखंड में, उदाहरण न्यास है, ट्रस्ट न्यास है, लिखे पैराग्राफ चेंज करके, धारा 13 की पूरक धारा 20 है, धारा 13 की पूरक धारा 20 है। अब आपका 20 कैसे है पूरक धारा, तो लिखिए इसमें धारा 20 के अनुसार दो बातें याद रखिएगा, यहाँ से खूब क्वेश्चन बना है। धारा 20 के अनुसार अजन्मे को, अजन्मे को जन्म लेते ही, अजन्मे को जन्म लेते ही संपत्ति में निहित हित प्राप्त होगा। भाई क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी आया है कि अजन्मा कब इंटरेस्ट पाएगा, तो जब क्या ले, जैसे ही वह क्या ले, जन्म, भले कब्जा ना पाए। दूसरा कैसा इंटरेस्ट पाएगा, वेस्ट माने निहित की समाश्रित, तो आपका निहित, निहित माने पूर्ण हित, कुछ करना नहीं है,
केवल उसे जीवित क्या ले लेना है, जन्म। तो ये बात की धारा में बताई गई है, 13 में नहीं, किस में? तो 13 की सप्लीमेंट्री सेक्शन कौन हुआ? 20। रट कर जाइए। अब आइए आपका धारा 14 देखा जाए। नहीं, आपका केस लिखना है भाई 13 पर ही भाई, अभी 13 पर ही रही, अभी केस में तो छूट ही जा रहा है। लिखिए आपका वीटी वर्सेज माइचल के केस में, वीटी स्वीटी ना मार दीजिएगा, हाँ, नहीं तो कई लोग आपका मोबाइल वोबाइल देखते रहते हैं। तो दूसरा वीटी वर्सेज माइचल, वीटी वर्सेज माइचल के वाद में दोहरी संभावनाओं का विरोधी नियम प्रतिपादित किया गया। दोहरी संभावनाओं का विरोधी नियम प्रतिपादित किया गया। इंग्लिश वर्जन लिख लीजिएगा, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी, रूल अगेंस्ट, अगेंस्ट माने विरुद्ध, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। अब ये देखिए क्वेश्चन का मॉडल आपका बना है कि वीटी बना माइचल का केस किस धारा से संबंधित है। तो आपका कौन सी धारा लिखवाई जा रही है? 13। इसमें और दोहरी संभावनाओं का विरोधी नियम किस केस में प्रतिपादित किया गया? तो वीटी बनाम माइचल। और दोहरी संभावना हमने बताया कि एक अजन्मे तक कानून सही मानता है, उसके बाद कहिए कि उसका पुत्र जन्म लेगा उसको देंगे, तो ये कानूनन वैध नहीं होगा। अगला लिखिए धारा 14, यानी कि धारा 14 से भी एक क्वेश्चन आता है। लिखिए धारा 14 भाई 14, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट परपीच्युटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट परपीच्युटी। दूसरी भाषा में इसको थोड़ा लिखिए, निरंतरता के विरुद्ध नियम। आप लिख करके लिखिए 3-4 लाइन, निरंतरता के विरुद्ध नियम, निरंतरता के विरुद्ध नियम। तीसरी भाषा में लिखिए, अनवरतता के विरुद्ध नियम, अनवरतता इसी को कहते हैं, अनवरतता के विरुद्ध नियम। यहाँ से भी आपका खूब क्वेश्चन बनता है। आपका रूल अगेंस्ट परपीच्युटी आपका किस धारा में है? तो आपका जवाब रहेगा, कह सकते हैं कि सेक्शन आपका 14 में। देखिए आपका 14 में जो बातें हैं, रूल अगेंस्ट परपीच्युटी समझना है केवल। लगातारता का के विरुद्ध नियम। देखिए ये एक व्यक्ति है और वह चाहता है कि जो ई अजन्मा है उसे हम संपत्ति दें। तो कानून ये कहता है कि ए चाहे तो कई लोगों को संपत्ति में पूर्विक हित या सीमित हित दे सकता है। तो बी को 5 साल के लिए दिया कि यूज करो, सी को आपका 2 साल के लिए दिया और डी को 3 साल। तो ये सही है, 5 साल ये यूज करे, फिर 2 साल सी और 5 साल कौन? डी। और जब डी 3 साल माने अंतिम यूज कर रहा है तो डी के इस समय के पहले कौन जन्म ले ले? अजन्मा। यानी कि कुल मिलाकर आप लगातार संपत्ति का माने आपका अजन्मे को कहीं भी दीजिए तो पूर्ण हित देना पड़ेगा, सीमित हित नहीं। लेकिन लगातार आप ऐसे जीवित व्यक्तियों को अंतरित कर सकते हैं, माने अंतरित माने पूर्विक हित दे सकते हैं जो जीवित हो।
और अंतिम हित किसको देना पड़ेगा? पूर्ण हित अजन्मे को। बस ये कहता है कि अजन्मे को कब्जा लेने से रोका जा सकता है, लेकिन कब तक कब्जा लेने से रोका जा सकता है? जीवन भर नहीं, जब तक वह मेजर न हो जाए, जब तक कि वह क्या न हो जाए, बस। तो 14 की भी पूरक धारा 20 है, और 20 ये बता देती है कि अजन्मा कब स्वामित्व पाएगा? तो जैसे ही वह जन्म ले, लेकिन कब्जा हो सकता है रोक दिया जाए। तो कब तक कब्जा रोका जा सकता है? जब तक वह क्या न हो जाए? वयस्क, यानी कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले। आइए धारा 17 लिखिए भाई। इसके बाद धारा 17 से भी क्वेश्चन बनता है। लिखिए, संचयन का निर्देश, डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन, डायरेक्शन डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन, संचयन के लिए निर्देश। संचयन न आए तो आप लिख लीजिए एकत्रित करना। उसको आसान भाषा में लिखिएगा। संचयन का मतलब हुआ एकत्रित करना। तो एकत्रित करने के लिए निर्देश आपका भी हम समझाते हैं। जो पहला इसमें क्वेश्चन बनता है, आपका कह सकते हैं कि देखिए धारा 15 में एक छूट गया भाई, चलिए अब इसके बाद लिखवा देते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनता है कि धारा 17 पर केस कौन सा है? तो भाई केस याद रखिए, थैल्यूसन बनाम वुड फोर्ड। थैल्यूसन लिखिए, थैल्यूसन वर्सेज वुड वुडफोर्ड। वुडफोर्ड, थैल्यूसन वर्सेज वुडफोर्ड का केस है धारा 17 पर। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि कब तक संचयन किया जा सकता है? तो पहले तो एक लाइन भाई आपका, संचयन आसान भाषा में लिखे है ना, एकत्र करना। भाई आसान भाषा में उसको लिख लीजिए, क्योंकि टीपीए की भाषा टफ है और हमेशा उसको बेरेक पढ़ते समय आप क्या करिए बेरेक पर। तो संचयन देखिए आपका केस लिख लेना। ये देखिए संचयन आपका, फिर देखिए अब ए बी को अपनी मकान बेचता है। एक उदाहरण पहले देखिए, ए बी को अपना मकान बेचता है, अर्थात इस मकान का अब स्वामी कौन हो गया? बी। लेकिन ए एक शर्त लगाता है कि इस मकान से जो भी किराया आएगा, जो भी लाभ उत्पन्न होगा, वह मैं लूँगा। तो भाई मैं लूँगा, तो बी को खरीदने से क्या फायदा, जब किराया और लाभ कौन लेंगे मकान से? ए। तो कानून कहता है कि ए ऐसी शर्त लगा सकता है कि जो किराया आएगा मैं संचयन करूंगा। संचयन करूंगा मैंने मैं एकत्रित करूंगा, यानी कि मैं लूंगा। तो आप ये सोचिए कि ए बेच दिया और फिर भी किराया ले रहा है, तो कब तक किराया ले सकता है? वही कानून समय बताता है। ए या तो जीवन भर ले ले, या आपका कितने वर्ष तक? 18। इनमें से जो अधिक हो। तो कब तक ले सकता है किराया? अनंत काल तक नहीं। कब तक? आपका अपने जीवन तक, या दूसरा क्या है, 18 वर्ष की आयु तक। 18 है ना? हाँ, अंतरण की तारीख से कितना साल? इसको लिखिए भाई, एक लाइन और लिखना। लिखिए, संचयन का निर्देश, संचयन का निर्देश यदि अंतरक के जीवन काल तक
अंतरक के जीवन काल तक या अंतरण की तारीख से 18 वर्ष तक, यही 2 पॉइंट याद रखिए, या अंतरण की तारीख से 18 वर्ष तक वैध होगा, ये सही माना जाएगा। लिखिए धारा 15 पर एक केस पूछा जाता है, वह केस आपका छूट गया था तो बैक हो जाए। फिर आपका लिख लीजिए धारा 15, भाई जगह हो तो बीच में ही लिखिए आपका 14 के बाद, और 9 जगह हो तो इसी के नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए सेक्शन 15 पर केस पूछा जाता है, लीक वर्सेज रॉबिन्सन। लिखिए धारा 15 पर केस, लीक वर्सेज रॉबिन्सन। ये वाद किस धारा से संबंधित है, तो आप मारिएगा धारा 15 यानी कि 15 मार कर आइएगा। अगला लिखिए भाई धारा आपका धारा 18, धारा 18 हेडिंग डाल लीजिए, लोक के फायदे के लिए शाश्वत अंतरण, परपेचुअल ट्रांसफर। लोक के फायदे के लिए शाश्वतिक, शाश्वतिक माने परपेचुअल, लंबे समय तक, हमेशा के लिए कहा जाता है। लोक के फायदे के लिए शाश्वतिक अंतरण। अब देखिए आपका जो यूपीजे और एचजेएस में बस एक क्वेश्चन बना है कि टीपीए की धारा 18 किसका एक्सेप्शन है, किसका अपवाद है। तो आपका कह सकते हैं कि किन धाराओं का अपवाद है धारा 18, तो बैरक में सेक्शन लिखा गया है, 3 सेक्शन लिखा गया है, रट कर जाइएगा, भरमाया जा जाता। लिखिए धारा 14, 16 तथा 17 का, धारा 14, 16 एंड 17 का अपवाद धारा 18 में दिया गया है, का एक्सेप्शन धारा 18 में दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बना है, 2 मॉडल आपका बना है, सतर्क रहना भाई, एचजेएस में भी आया था और यूपीजे में। पहला मॉडल ये बना है कि धारा 18 किसका एक्सेप्शन है, दे देगा 14, 15, 14 आपका 16, फिर आपका 17 और आपका तीसरा चौथा देगा उपर्युक्त सभी का। तो क्या मार कराएंगे, उपर्युक्त सभी का। दूसरा मॉडल बनाया जाए, धारा 18 किस धारा का अपवाद नहीं है, तो 14 दे देगा आपका 17, फिर दे देगा आपका 16 और दे देगा आपका 12। तो किसका अपवाद नहीं है, 12। और आपका धारा 18 का कौन कौन धाराएं अपवाद हैं, तो कभी काल 3-3 ग्रुप देता है, तो 3-3 ग्रुप दे यानी कि 3-3 धाराओं का। तो फिर हम बता रहे हैं 3 धाराएं रट कर जाइएगा, कौन कौन है, 14, 16 और 17। अब आइए धारा 19 आइए, वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित हित, वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कि निहित हित। अब आपका निहित हित क्या होता है, तो उसको लिखिए भाई पूर्ण हित, आप लिख करके लिख लीजिएगा पूर्ण हित या एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। देखिए निहित हित में कुछ करना नहीं रहता, आपका निहित हित अब डिटेल में भाई चलेगा तब बताया जाएगा। जैसे कि अजन्मे को धारा 13 के तहत संपत्ति, अजन्मे के फेवर में संपत्ति का ट्रांसफर किया गया, तो अजन्मे को कुछ करना नहीं है, बस एक ही काम होना है
कि वह जीवित क्या ले ले, जन्म, मरा हुआ नहीं, क्या ले ले, जन्म, तो उसे स्वामित्व मिल जाएगा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग बैठा रही है। तो अजन्मे को कैसा हित मिलता है, पूर्ण हित। और कब मिलेगा, जन्मतः, जीवित जन्म ले कि मृत्यु, जीवित। कौन सी धारा अभी बताई गई, 20, भाई कौन सी धारा, 20। अब दूसरा लिखे आपका 20 हम लिखवा ही चुके हैं धारा 13 के साथ, या लिखेंगे तो फिर से लिख लीजिए। लिखे धारा 20, 19 भाई डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, बस शॉर्टकट में धारा याद रखिए। धारा 20 लिखिए, हेडिंग डालिए भाई, अजात व्यक्ति के फायदे के लिए। अजात न है तो लिख लीजिए अजन्मा, अनबार्न। अजात व्यक्ति के फायदे के लिए किए गए अंतरण पर, किए गए अंतरण पर कब, वाक्य फिर से एक बार वाक्य देखिए भाई, अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित करता है, कब निहित हित, भाई हेडिंग में ही लिखा है, समाश्रित नहीं, कैसा हित पाएगा, ये रट कर जाइएगा। निहित हित अर्जित करता है, तो बताइए कब अर्जित करेगा निहित हित, जन्म के पहले कि जन्म लेने के बाद, जन्मतः कि जन्म के 10 साल बाद। तो क्या मारेंगे, उसको लिखिए जन्मतः, जैसे भाई जीवित लिख लीजिएगा, जीवित रूप में जन्म लेने पर, मरा हुआ नहीं भाई, जीवित याद रखे, हो सकता है भरमा दे, मरा हुआ जन्म लेने। तो जीवित जन्म लेने पर, जैसे ही जन्म लिया, भाई कुछ करना नहीं है, हाँ तब भी मिल जाएगा। 1 मिनट बाद बस वो माँ के गर्भ से जब बाहर आया तो ये देखा जाएगा कि क्या वह जीवित था। जीवित अगर था तो भाई आपका वो पूर्ण हित पाएगा, स्वामी पा हो जाएगा। और चूंकि बच्चा मर गया तो बच्चे के जो माता पिता होंगे उस संपत्ति के वारिस होंगे। भाई बच्चा मर गया तो उसके माता पिता। अगला देखिए धारा आपका लिखिए 21, समाश्रित हित। समाश्रित यानी कि किसी घटना के घटित होने या न होने पर आश्रित, जो आप लोग कहते हैं डिपेंड, उसको लिख लीजिए आश्रित हित, आप लिख करके, नहीं कि भाई समझ में ना आए। अब आश्रित हित में क्या होता है, तो कोई घटना होती है और जब तक कि वह घटना न घट जाए तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो 2-3 घटनाएं देखा जाए और उसी में ए बी से कहता है कि हे बी, जब तुम्हारा मकान जल जाएगा तो मैं 5 लाख रुपया दूंगा। तो ये जो 5 लाख रुपया मिलेगा ये निहित हित है कि समाश्रित, क्यों, क्योंकि किसी घटना के घटित होने पर क्या है, आश्रित है। वही समाश्रित माने निर्भर, आश्रित आसान भाषा में। अब एक उदाहरण मैं लगातार बताता हूँ, 1-2 बार बताया हूँ और भाई फिर एक बार आपका लंबा समय हो गया उदाहरण का, भाई मायूस न होइए, फिर हम बता रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। आपका एक उदाहरण बताया गया था मगरमच्छ से भरे तालाब का। देखिए आपका जब भी सेक्शन 21 पढ़िए, आपका भाई कोरिलेट भी करना है, कॉन्ट्रैक्ट से एक बार लिख लीजिए कहीं। इसको पढ़ते समय संविदा अधिनियम की धारा 31 से लेकर 36 तक पढ़ना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 31 से लेकर 36 जो समाश्रित संविदा के बारे में है उसको कहीं लिख लीजिएगा। कहाँ से कहाँ तक, भाई कॉन्ट्रैक्ट लिखिएगा एक्ट 31 से लेकर 36। देखिए उदाहरण समाश्रित का एक बताया जाए, आश्रित एक दिन बताया भी गया था, एक लाइन में निपटा दिया जाएगा भाई 1 मिनट में। आपका ये हम बताए थे कि एक मगरमच्छ से भरा तालाब है,
और एक आदमी कहता है कि जो इस तालाब को तैर कर पार कर जाएगा उसे मैं 5 लाख रुपया दूंगा। ये आपका किसी की हिम्मत नहीं करती। तो एक व्यक्ति कूदता है, वाटर पार्क ही भाई, तो वाटर पार्क में ही मान लीजिए छोड़ दिया गया आपका मगरमच्छ। तो एक व्यक्ति कूदता है और बहुत तेजी से तैरता हुआ मगरमच्छों के चंगुल से बचता हुआ उस पार हो जाता है। तो मीडिया वाले घेर लेते हैं कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, और कैसे इतना बहादुरी आप में आ गई। यानी कि कैसे आप कह सकते हैं कि कैसे पप्पू पास हो गया, यानी कि इतना डरपोक आदमी और क्या हो गया, पास हो गया। तो आपका तत्पश्चात वह कुछ बोल ही नहीं पाता, खुदे सनबन है कि क्या हो गया ये। तो आपका उसकी पत्नी आती है आगे और ये कहती है कि ये जो निकम्मा है, नालायक हैं, यानी कि किसी लायक नहीं है, दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप और ट्विटर बाजी करता रहता है, मैसेज मैसेज खेलता है मित्रों के साथ, कुछ काम नहीं करता। तो मैं ही इसे धक्का दे दी थी और इसलिए धक्का दी कि मर जाता निकम्मा तो 5 लाख रुपया बीमा इसका है, हमें मिल जाता। और देखिए जिंदा कुछ तो काम किया तैर कर, तो इधर 5 लाख, यानी कि इसी को कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू रहता। जीता तो इधर 5 लाख मिल गया, और अगर कह सकते हैं मगरमच्छ खा लेते तो बीबी को क्या मिल जाता, 5 लाख। अन्यथा इस उदाहरण को न लीजिएगा, दिल पर नहीं लेना है। हाँ भाई, उदाहरण को उदाहरण जैसे लेना है। और आपका कई लोग उसको सोचने विचारने लगते हैं कि हमारा क्या होगा, तो उदाहरण को उदाहरण जैसा लीजिए, ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। अगला देखिए आपका, इसी को समाश्रित हित कहते हैं। और समाश्रित हित की परिभाषा सेक्शन पूछा गया है किस धारा में, तो सेक्शन आपका 21। भाई रट कर जाना है किस धारा में, तो 21 में। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है 22 से केस बनता है उफर्ड बनाम उफर्ड। 22 लिखिए, केस बन सकता है उफर्ड वर्सेज उफर्ड। उफर्ड वर्सेज उफर्ड का केस किस धारा से संबंधित है, तो आपका जवाब रहेगा आपका ये 22 से। तो फिर आपका 23 छोड़ दीजिए, 24 छोड़ दीजिएगा पढ़ते समय। अब लिखिए 25, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लिखिए भाई आपका 25, कंडीशनल ट्रांसफर सशर्त अंतरण। पहला तो क्वेश्चन यही बना है कि सशर्त अंतरण किस सेक्शन में है, तो किस सेक्शन में मारेंगे, 25। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई शर्त 25 में आ जाए तो क्या होगा, तो जरूर याद रखिएगा शर्त भी शून्य होगी और अंतरण भी शून्य होगा। यानी कि अंतरण का भी कोई मतलब नहीं होगा और शर्त का भी कोई मतलब नहीं होगा। इसको हमने लिखवाया था धारा 10, 11, 12। इसको जोड़कर पढ़ना है। फिर एक बार दिमाग स्थिर करिए। 10, 11, 12 के तहत जो कंडीशन लगी है तो वह आपका कंडीशन शून्य होगी, शर्त शून्य होगी, और अंतरण हमने क्या लिखवाया था, वैध। लेकिन यही अगर क्वेश्चन आ जाए और धारा 25 में दे दे तो धारा 25 में लिखना है शर्त भी शून्य और अंतरण भी अवैध या शून्य। लिखिए, धारा 25 के तहत आने वाली शर्त तथा अंतरण दोनों शून्य होंगे। भाई दोनों मार कर आइएगा, दोनों शून्य होंगे। अब एक दो उदाहरण देखा जाए। देखिए आपका, देखिए 2-3 उदाहरण। ए बी से कहता है कि हे बी तुम वेश्यावृत्ति करो और मैं तुम्हें कह सकते हैं कि 5 लाख रुपया दूंगा।
तो ये जो शर्त है आपका शून्य होगी और संविदा 5 लाख देने की भी क्या होगी शून्य, क्योंकि ये कानून द्वारा पूरी तरह प्रतिबंधित है। अभी आपका सोशल मीडिया और तमाम जगह भी चल रहा है, इसको करंट मुद्दों से भी जोड़कर थोड़ा देखते रहिए। अभी आपका आर्यन खां को गिरफ्तार किया गया ड्रग्स मामले में, आपका जेल भी हो गए, अभी जमानत नहीं मिली और आपका जेल चले गए। तो तमाम जो नेता परेता और जो एक्टर हैं वह भाई अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो कई लोग ये विचार व्यक्त कर रहे हैं कि जिस प्रकार वेश्यावृत्ति पर रोक लगाई गई, लेकिन आज भी वेश्यावृत्ति चल रही है, उसी प्रकार आप लाख रोक लगाइए कोकीन, हीरोइन और चरस गांजा पर। ये फिल्म इंडस्ट्री वाले या लोग मानने वाले नहीं हैं, ये समाज में हमेशा बना रहेगा। अतः सरकार से अनुरोध है कि चरस गांजा, कोकीन, हीरोइन, अफीम पर खुली छूट दे दे, ताकि लोग क्या हो आराम से पिएं और पी के 2 बूंद लेकर क्या हो जाए मस्त। तभी तो सीरियल बनेगा और तभी तो दिन भर एक्टिंग होगी। ये सोशल मीडिया पर तमाम हीरोइनें और लोग मांग कर रहे हैं भाई, लेकिन ये गलत मांग है। आपका गलत को गलत ही कहा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। सरकार इस पर कोई ध्यान देने वाली नहीं है। अगला देखिए भाई, उसी प्रकार पहला उदाहरण वेश्या वाला, दूसरा देखिए। ये कहता है बी से कि हे बी, अगर तुम आसमान से तारे तोड़कर ला दोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। तो क्या इस कार्य का किया जाना संभव है? नहीं है। तो ये करार ही शून्य होगा, शर्त भी शून्य और अंतरण भी क्या होगा, करार भी शून्य। ए बी से कहता है कि अगर 1 मिनट में 100 किलोमीटर दौड़ लो, तो आप लोग बताइए 1 मिनट में 100 किलोमीटर संभव है? तो ये करार और शर्त दोनों क्या होगा, शून्य। ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम सी की हत्या कर दो तो मैं तुम्हें अपना पूरा मकान बेच दूंगा। तो ये भी अवैध है कार्य और शर्त भी शून्य और अंतरण भी क्या होगा, शून्य। अब आइए धारा 26 में लिखना नहीं है आपका, बस 2 लाइन पर्याप्त है। धारा 26 से खूब क्वेश्चन बनता है, अभी पिछली बार उत्तराखंड जे में बना भी था। 26 लिखिए भाई आपका, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना है, एमपी उत्तराखंड यूपी, अंडरलाइन कर लीजिएगा और सिद्धांत जरूर याद रखिएगा। लिखिए पूर्वभाव्य शर्त की पूर्ति। पूर्वभाव्य शर्त को कहते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट। देखिए इंग्लिश में फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। पूर्वभाव्य शर्त, दूसरी भाषा में लिखिए, उसको इंग्लिश में लिख लीजिए कंडीशन प्रेसिडेंट। इसको थोड़ा आसान भाषा में लिखिए पूर्ववर्ती शर्त। पूर्ववर्ती शर्त, इसका मतलब ये हुआ कि करार हुआ और करार में शर्त लगी है, और जब तक कि आप शर्त का पालन नहीं करेंगे आपको संपत्ति में हित नहीं मिलेगा। तो एक शर्त तो हम बताए ही, आपका मगरमच्छ वाला ही सबसे अच्छा उदाहरण है। पूर्ववर्ती शर्त है कि पश्चातवर्ती। पूर्ववर्ती कि पहले क्या तैर कर पार करो, आपका नाला नहीं भाई, तालाब। कई लोग नाला 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 तो कूद के पार कर लेता पपुआ, आपका नाला नहीं क्या, तालाब। और तालाब में क्या भरा है तो बताइए भाई, आपका ये शर्त लगाता है कि हे भी, अगर तुम इस तालाब को तैर कर पार कर लोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। तो आप लोग खुद बताइए, ये जो शर्त है ये पहले पालन करना है कि पहले 5 लाख मिलेगा? तो पहले पालन करना है, तो कौन सी शर्त हो गई, पूर्ववर्ती की पश्चातवर्ती? तो पूर्ववर्ती शर्त को आपका क्या कहते हैं, आपका शुद्ध हिंदी में पूर्वभाव्य। अब तो आ गया ना पूर्ववर्ती।
अब दूसरा क्वेश्चन, पूर्ववर्ती शर्त का पालन कैसे किया जाएगा? तो शर्त का पालन दो प्रकार से होता है, एक सब्टेंसिव यानी कि सारतः, और दूसरा वर्ड बाय वर्ड यानी कि अक्षरशः। जैसे कि अंधभक्त जो होते हैं पार्टियों के, वह पार्टियों के बड़े नेताओं के आदेश को अक्षरशः पालन करते हैं, एक सब छूटे न। और जो भक्त होते हैं लेकिन अंधे नहीं होते, वह सारतः पालन करते हैं, यानी कि जो पालन करने लायक रहता है करते हैं, और नहीं करने लायक रहते हैं उस पर विचार नहीं। तो फिर एक बार याद रखिए भाई, सारतः पालन का मतलब हुआ कि मुख्य मुख्य चीजों का पालन। अब आइए सारतः पालन इसी उदाहरण पर एक देखा जाए, मगरमच्छ वाला ही। बी मान लीजिए कि तालाब में कूदा और मगरमच्छ पूरा दौड़ा रहे थे, कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर आ रहा था, कभी गोता खा रहा था, पानी भी 2-4 घूंट पी लिया था, लेकिन किसी तरह बैतरणी पार हो गया, यानी कि क्या हो गया आपका तालाब पार। तो बताइए सारतः पालन कर दिया कि नहीं? शर्त का कर दिया, तो ऐसी दशा में 5 लाख रुपए का हकदार हो गया। और जब आपका, लिखिए एक लाइन भाई, पूर्वभाव्य शर्त का पालन सारतः किया जाना पर्याप्त होगा। सारतः स्पष्ट लिखा है, दृष्टांत भी याद रखना है। सारतः दूसरा देखिए जो बहुत पूछा जाता है आपका, अब बताइए जब आप खुद बताइए, अब जान लिए हैं उदाहरण पर, जब शर्त का पालन कर दिया गया तो हित मिलता है कि हित समाप्त होता है? 5 लाख रुपया मिलेगा कि चला जाएगा? तो हित के निहित होने का सिद्धांत किस धारा में है? 26। लिखिए, हित के निहित होने का, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है। हित के निहित होने का सिद्धांत की धारा में है? तो 26 में ही। इंटरेस्ट के वेस्टेड होने का सिद्धांत, एक एक भाई पॉइंटों पर गौर करिएगा, और जाकर जब टीपीए पूरा हो जाएगा तब जो भी आपके पास साल पेपर हो, 2-3 दिन में अपना भी लगेगा, इधर है 53 तक थोड़ा समय लगता है, उधर तो एक दिन में हो जाएगा। तो जब भी आपका ये पूरा हो जाए तो इसको रखे रहिए, बेयर एक्ट रखे रहिए, और आपका कर्तव्य है कि 80% आ रहा है कि नहीं सर का बताया हुआ उसमें फ्री में, वो देखना है। और अगर 80% से कम आए तब आकर शिकायत भी करिए, फिर से एक बार लिखवा जाएगा। लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि कोई चीज़ छूटे ना, और नए लोग इसको रट्टा मार लें पहले से ही। अगला लिखिए भाई, अब देखिए आपका इसमें जो क्वेश्चन बनता है 26 में, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, इंग्लिश वर्जन जरूर लिखिएगा। साइप्रस का सिद्धांत कहाँ है? साइप्रस का मतलब निकटता का सिद्धांत, या यथा, इसको कल बताएंगे भाई आपका सोमवार को, क्योंकि समय भी हो गया, उधर भी शेड्यूल भाई लिखवाना ही है भाई। अभी आज पूरा लिखवा ही जाएगा भाई, तीनों पीरियड। अभी आपका पुलिस एक्ट भी लिखवाना है ना, अभी आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन लिखवाया जाएगा, और उसके बाद पुलिस एक्ट, यानी कि 12:30 बजे तक प्रयास करते हैं, जब तक हिम्मत रहेगी भाई चलेगा, लेकिन प्रयास करते हैं कि 12:30 बजे तक लिखवाया जाए, ताकि कम से कम अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो नहीं समाप्त होगा, लेकिन पुलिस एक्ट आज समाप्त हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन को फिर एक बार अगले शनिवार को लिखवाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन अभी एग्जाम आ गया है, लिखवाना ही तो है ना, लेक्चर तो आपका ऐप पर मौजूद ही है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1 घंटा लिखवाते हैं, प्रयास करते हैं थोड़ा तेजी से लिखवाया जाए। टीपीए भी 2 या 3 दिन लगेगा भाई, यानी कि मंगलवार या बुधवार तक एक लिखवाने